हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस विद रितु। यहाँ पे आपको बीएड से रिलेटेड सभी वीडियोस मिलेंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और कुछ टॉपिक्स ऐसे भी मिलेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे, जैसे कि सी टैट, एच टैट, नेट, इस टाइप के जो टॉपिक मतलब जो इन इन एग्जाम्स में जो टॉपिक्स आते हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वाले टॉपिक्स भी मिलेंगे। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। ठीक है, और ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बार बार इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 14, 15 ये या तो 4 नंबर में पूछे जाते हैं। अगर एक क्वेश्चन पूछा, जैसे ये पूछ लिया कि आर्टिकल 14 में क्या है, 15 में क्या है, तो वो 4 नंबर में ही होगा। अगर ये 2-3 मिला के पूछ लिए तो वो लगा लो कि 16 नंबर में है। ठीक है, और ये फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज का एक साथ भी पूछ सकता है कई बार क्वेश्चन, और कई बार अलग अलग से भी पूछ लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले होगा कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। हमारे फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं जो एक जैसे कंट्री है वो अपने सिटीजन्स को, अपने नागरिकों को कुछ हक देती है कि वो उस सिटी में ये कर सकते हो, वो उस कंट्री में ये काम कर सकते हैं, उन्हें ये काम करने की परमिशन है, ये नहीं है। ठीक है, कुछ उन्हें राइट्स देते हैं कि भी सबको सम्मान माना जाए, सबको इक्वल रखा जाए। ठीक है, हर किसी के कल्चर की रिस्पेक्ट की जाए। ठीक है, उसको फ्रीडम मिले हर चीज करने की। तो ये सारे राइट्स हैं जो कंट्री हमें देती है, तो वो होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, यानी कि हमारे मौलिक अधिकार। और जो ड्यूटीज क्या होती हैं हमारी, ठीक है, कि हमारे कर्तव्य क्या हैं। कर्तव्य वो होते हैं कि जो कंट्री ने हमें जो हक दिए हैं, हम उनके प्रति कितने जिम्मेदारी हैं। हमारी हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको फॉलो करें, एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है कि आपको ये क्या है कि जो कंट्री है जो राइट्स दे रही है उनके प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, वो होते हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटी, वो हमारी होती है ड्यूटीज। और जो कंट्री हमें दे रही है वो होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो आज के सेशन में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ड्यूटीज के बारे में डिस्कस, और ये जो आर्टिकल है 14, 15, 16 इनके बारे में। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? दीज आर बेसिक ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्या है? ये कुछ ह्यूमन राइट्स, ये कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं भारत के नागरिकों के लिए। ठीक है, कुछ ह्यूमन राइट्स होते हैं सिटीजन्स ऑफ इंडिया। और ये कहाँ से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स? यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहाँ है? पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 35। ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में जो जितने भी आर्टिकल्स आते हैं वो सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो पार्ट 3 में है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, और इसको क्या कहा गया है हमारे फंडामेंटल राइट्स को साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि संविधान की अंतर आत्मा। ये किसने कहा? ये B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो को साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस है, यानी कि संविधान की अंतर आत्मा है। इनके बिना मतलब संविधान अधूरा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कही थी। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहती हूँ
कि एट दैट टाइम, इस टाइम पे तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 6 हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारा संविधान बना था 26 जनवरी 1950, ठीक है, इस टाइम पे जब हमारा संविधान बना था तब हमारे फंडामेंटल राइट्स 6 नहीं थे बल्कि 7 थे, ठीक है। लेकिन दिसंबर 1978 में जब 44th अमेंडमेंट हुआ था तो जो हमारा आर्टिकल 31 था, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको फंडामेंटल राइट की लिस्ट से बाहर कर दिया गया था, ठीक है। इसको मतलब फंडामेंटल राइट नहीं माना गया था, ठीक है। इसको उसमें कर दिया गया था आर्टिकल 300 और इसको कर दिया था पार्ट 12 में। इसको मतलब फंडामेंटल राइट्स नहीं माना गया था दिसंबर 1978 में 44th अमेंडमेंट में। तो हम ये बात ध्यान रखेंगे कि कौन सा अमेंडमेंट था, कौन सा सन था और कब ये मतलब 7 थे और कब ये 6 हो गए। तो ये सारी चीजें हमको याद रखनी जरूरी है क्योंकि ये हमारे जैसे बीएड के पेपर के लिए भी जरूरी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी जरूरी है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, आर्टिकल 12 to 35, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 12 क्या होता है। आर्टिकल 12 क्या बताता है हमें, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट यानी कि कहाँ कहाँ पर ये फंडामेंटल राइट्स लागू होंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ पर होंगे, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, ऑल लोकल अथॉरिटीज, ठीक है, पंचायत और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, ऑल अदर अथॉरिटीज, जैसे यानी कि ये जो है यानी कि इन जगहों पर फंडामेंटल राइट्स को लागू किया जाएगा। वैसे तो ऑल ओवर इंडिया में फंडामेंटल राइट्स को लागू किया गया है, लेकिन जो ये है जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल अथॉरिटीज हैं, पंचायत है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है, जैसे कि यहाँ पे LIC है, इनके अंदर मतलब सारी चीज़ों को माना जाएगा, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा यहाँ पर इन सारी चीज़ों को, ठीक है। आगे हमारा आता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि कोई भी कानून, कोई भी लॉ जो ऐसा बना है जो एक इंडिविजुअल्स के, एक सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स, उसके मौलिक अधिकारों को अफेक्ट करता है तो वो कानून वहीं पर वॉइड हो जाएगा, यानी कि वो कानून वहीं पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये वर्ड याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स और वॉइड, कि जो कानून किसी भी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करता है वो वहीं पर वॉइड कर दिया जाएगा, वहीं पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये थे हमारे आर्टिकल 12 और 13, ठीक है। आगे हमारा आता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। ये हैं फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 14 से 18 तक, जैसे 14 to 18 तक कौन सा आता है, राइट टू इक्वलिटी, की समानता का अधिकार, कि सबको सम्मान माना जाएगा। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22 की स्वतंत्रता का अधिकार, कि सबको स्वतंत्रता दी जाए, सबको आज़ादी दी जाए। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आता है 23 और 24 में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारा आर्टिकल आता है 25 to 28 में। आगे है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये आता है हमारा 29 to 30 में, ठीक है। आगे है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आता है हमारा आर्टिकल 32 में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती हैं हमारे
ये हमारे जो 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो आते हैं। यहाँ पे 30 के बाद डायरेक्ट 32 है। मैं 31 आपको बता चुकी हूँ कि 31 पहले था, पहले हमारा फंडामेंटल राइट्स था लेकिन अब नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 30 के बाद 31 नहीं है, सीधा 32 है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर सिर्फ 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो 4 नंबर के अंदर हम सिर्फ उसको इतना बता सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, ठीक है, और कौन कौन से होते हैं, और साथ में ये कि ये कौन से आर्टिकल में आते हैं, ये वाली चीजें कि हाँ ये इस आर्टिकल का है, ये इस आर्टिकल में आते हैं, यहाँ से यहाँ तक आते हैं। ठीक है, ये वाली चीजें हम बता देंगे तो वो 4 नंबर, मतलब 4 नंबर के लिए इतना भी बहुत है। या फिर अगर ज्यादा ही करो तो मतलब इनके बारे में जो एक एक मेन बात है कि भाई इसके अंदर क्या बताया गया, इसके अंदर क्या बताया गया, वो एक एक या दो दो लाइन में एक्सप्लेन करो, वो बहुत है 4 नंबर में। लेकिन क्या होता है कि कई बार एग्जामिनर 16 नंबर में पूछ लेता है, तो उसके लिए तो हमें मतलब 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा है तो 16 नंबर के हिसाब से ही एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है क्या नहीं। तो उसके लिए आगे हमें कंटिन्यू रहना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि इनके अंदर 14 से 18 में मतलब ये जितने भी आर्टिकल्स हैं उनमें क्या क्या बातें कही गई हैं और क्या नहीं, तो ये सारी चीजें आगे हैं। ठीक है, तो अब हमारा शुरू होता है कि राइट टू इक्वेलिटी यानी कि समानता का अधिकार। इसमें क्या कहा गया है, सबसे पहले कहा गया है कि सबको समान माना जाए। ठीक है, इसमें शुरू होता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के समझ सम्मान, की कानून के लिए सारे सम्मान हैं, ये चीज कही गई है। इसमें कहा है कि सभी के लिए कानून बराबर है, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, चाहे कोई ऑफिसर हो, या कोई मजदूर हो, या कोई एक सिटीजन हो, यानी कि सबके लिए सम्मान है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ठीक है, कि जितने भी इंडिया में जो भी सिटीजन्स हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, कि मतलब किसी से भी रिलेट करते हो, वो सारे सम्मान हैं। ठीक है, कानून के समझ सम्मान। ठीक है, आगे है आर्टिकल 15। इसमें कहा गया है प्रोहिबिटेशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव की मनाही, कि जो भी मतलब किसी भी इंडिविजुअल्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा उसके रिलीजन्स के बेस पर, रेस के बेस पर, कास्ट के बेस पर, सेक्स के बेस पर और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर, कि उसका धर्म क्या है, जाति क्या है, ठीक है, मेल है, फीमेल है, जन्म का स्थान क्या है, इन सब चीजों इन सब चीजों के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि अवसरों की समानता, कि जो भी गवर्नमेंट सर्विस है और पब्लिक सर्विस है उनमें सबको बराबरी का अधिकार हो, कि चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट, यानी कि पब्लिक सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सर्विस हो, पब्लिक सर्विस हो, मतलब सबके लिए सम्मान हो। ठीक है, जितनी भी अपॉर्चुनिटी है वो सबके लिए सम्मान ही रहे। ठीक है, आर्टिकल 17 कहता है कि जो अनटचेबिलिटी थी, जो छुआछूत थी, मतलब जो छुआछूत है उसको भी खत्म किया जाए, कि किसी भी तरह से छुआछूत नहीं होगा। ये जो अनटचेबिलिटी है उसको प्रतिबंधित किया गया है, जो भी ऐसी प्रैक्टिस है उन्हें बंद करने की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 18 क्या कहता है कि ये जितने भी ये जो टाइटल्स होते हैं इनको बंद किया जाए, इनका अंत किया जाए। जैसे कि पहले राजा महाराजा ऐसे अपने टाइम पे लगाते थे अपने नाम के आगे, तो ऐसी यारी ये ऐसी चीजें ना लगाई जाए, टाइटल्स ना दिए जाए। कोई भी इंडिविजुअल्स किसी भी तरह का प्रीफिक्स या टाइटल यूज नहीं करेगा। जो टाइटल है वो बस ये जो मिलिट्री वाले हैं या जो मिलिट्री हैं या एकेडमिक हैं इनको मिल सकते हैं, इनके लिए तो है अभी भी कि ये लगा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जैसे कि ये ले लेते हैं मेजर है, ठीक है, क्योंकि मेजर है, कैप्टन है, कैप्टन जो जैसे आर्मी में फौज में काम करके आए हैं, ठीक है, डॉक्टर है वो अपने नाम के आगे टाइटल लगाता है, प्रोफेसर है वो नाम के आगे टाइटल लगाता है। ठीक है,
तो ऐसे कुछ एक चीजें, मतलब कुछ एक है कि जिनके पास डिग्री है, मिलिट्री में करके आए हैं कुछ, वो सिटीजन्स लगा सकते हैं अपने नाम के आगे टाइटल, लेकिन एक आम आदमी अपने नाम के आगे टाइटल नहीं लगा सकता कि कोई भी इंडिविजुअल्स आए और अपने नाम के आगे कुछ भी लगा ले, ऐसा नहीं होगा। तो ये था हमारा राइट टू इक्वेलिटी, आर्टिकल 14 to 18। आगे हमारा राइट टू फ्रीडम, ठीक है, कि स्वतंत्रता का अधिकार, ये आता है आर्टिकल 19 to 22। ठीक, तो इसमें आता है आर्टिकल 19 में 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, 6 तरह की फ्रीडम्स दी गई हैं। तो सबसे पहले दी गई है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि सभी को अधिकार है, पर क्या बोलना है और क्या नहीं, कि बोल तो सकते हैं लेकिन क्या बोलना है क्या नहीं, इस पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म्स, कि आप ग्रुप में इकट्ठा हो सकते हैं लेकिन बिना हथियारों के। ठीक है, आगे है कि आप जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन और यूनियन, एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह की जो ये होगी कि मतलब, लेकिन मतलब जो ये जो एक्ट्स वगैरह हैं, इनका उल्लंघन किए बिना। ठीक है, मूव फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि आप फ्रीली कहीं भी घूम सकते हो पूरे इंडिया में, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा कि यहाँ क्यों घूम रहे हो क्यों नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, कहीं भी घूम सकते हो। लिव एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, कि आप कहीं भी इंडिया में किसी भी पार्ट में रह सकते हो, किसी भी स्टेट में अपनी मर्जी से कहीं पर भी रह सकते हो। ठीक है, गो टू बिजनेस ट्रेड एंड जॉब एनी वेयर विद इन इंडिया, कि आप इंडिया में कोई भी बिजनेस, कोई भी ट्रेड या जॉब, कोई भी मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, कोई भी बिजनेस कर सकते हो, कोई भी जॉब कर सकते हो। तो ये सारी फ्रीडम्स हैं जो आर्टिकल 19 में लिखी गई है। आर्टिकल 20 क्या कहता है कि क्रिमिनल प्रोटेक्शन प्रोविजन, कि अपराधी संरक्षण प्रावधान है, ये जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके लिए भी कुछ प्रोविजंस हैं। ठीक है, उसमें ये कहता है कि क्रिमिनल्स के लिए एक प्रोटेक्शन प्रोविजन है जो कहता है कि अपराधी को वह सजा नहीं दी जा सकती जो उसके द्वारा अपराध करने के दौरान लागू नहीं थी। कि जो क्रिमिनल्स है उसने मतलब क्राइम कर दिया, लेकिन उसको वो वाली सजा नहीं दी जाएगी कि वो उस टाइम पे लागू थी ही नहीं। ठीक है, उसको सिर्फ वो सजा दी जाएगी जब जिस टाइम उसने वो क्राइम किया है उस टाइम पे कौन कौन सी आर्टिकल्स के अंदर कौन कौन सी मतलब धारा उसके ऊपर लागू होंगी, सिर्फ उन्हीं के आधार पर उसको सजा दी जाएगी। उसके द्वारा अपराध करने के दौरान जो लागू थी, और ना ही जो एक क्रिमिनल्स है उसको एक ही क्राइम के लिए बार बार सजा दी जाएगी, उसको एक क्राइम के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी। ठीक है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि नो पर्सन एक्सक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंप्लीट टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। इसमें सबसे मेन पॉइंट यही था कि विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, कि वो खुद का ही विटनेस नहीं बन सकता। ठीक है, अपने ही विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता या फिर अपने लिए ही गवाही नहीं दे सकता, वो मतलब खुद के लिए विटनेस नहीं माना जाएगा। तो इसमें यही था, मेन बात तो यही थी कि वो खुद के लिए विटनेस नहीं बन सकता। ठीक है, आगे है आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है कि प्रोविजन रिगार्डिंग पर्सनल लिबर्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, कि जो पर्सनल फ्रीडम है और जीवन की सुरक्षा यानी कि लाइफ की सुरक्षा है उससे संबंधित प्रोविजन है ये। इसमें क्या कहा गया है कि सभी को जीने का अधिकार है और पर्सनल लिबर्टी का भी अधिकार है,
और ये जो आर्टिकल है ये कुछ भी हो जाए, जैसे कि कर्फ्यू लग जाता है, अभी थोड़े दिन पहले लॉकडाउन लगा था, तो इसमें यानी कि ये जो आर्टिकल्स हैं 20 और 21 ये खत्म नहीं होते। बाकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो आर्टिकल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, जैसे कर्फ्यू में, लॉकडाउन में, लेकिन ये जो आर्टिकल्स हैं कि हमें जीने का हक है, ठीक है, ये वाले जो 20 और 21 है ये खत्म नहीं होते। 21A में क्या कहा गया कि राइट टू एजुकेशन, कि राइट टू एजुकेशन की सबको एजुकेशन का राइट्स है, यानी कि शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, ये पहले भी हो चुका है। राइट टू एजुकेशन के ऊपर तो मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आपको अच्छे से समझ में आएगा। और लेकिन थोड़ा सा यहाँ भी बता देती हूँ क्या था इसमें। था कि राइट टू एजुकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट था फ्री एंड कंपल्सरी, कि जो भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं, मतलब 6 से 14 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए, ये बात कही गई थी 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। लेकिन ये लागू हुई थी, जैसे ये यहाँ से शुरू हुई थी, और फिर 2009 में ये जो एक्ट है, ये एक एक्ट है राइट टू एजुकेशन 2009, और ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। आर्टिकल 22 राइट अगेंस्ट अरेस्ट, यानी कि गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार, कि जैसे कि किसी भी इंसान को अरेस्ट किया जाता है, तो किसी भी इंसान को जब अरेस्ट किया जाएगा तो उसको फुल इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि उसको किस लिए अरेस्ट किया गया है। ठीक है, उसको बताया जाएगा कि किसके लिए तुम्हें अरेस्ट किया गया है, और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेशन के सामने पेश करना होगा। जो पर्सन है वो अरेस्ट हुआ है, उसको मजिस्ट्रेशन के सामने पेश करना होगा 24 घंटे के अंदर, ये कहता है आर्टिकल 22। आगे है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। 23 में क्या कहता है, एंड ऑफ बॉन्डेड लेबर, कि बंधुआ मजदूरी की समाप्ति, की बॉन्डेड लेबर को समाप्त किया जाए। ठीक है, कि जो पर्सन है, जो मनुष्य है, उसकी खरीद बेच पर मनाही की गई है इस आर्टिकल में, कि बंधुआ मजदूरी नहीं होगी, ना ही मानव तस्करी होगी। ठीक है, कि सभी को अपने हिसाब से काम करने की पूरी आजादी है, फ्रीली वर्क कर सकता है, उसका अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकता है और कोई भी छोड़ सकता है। ठीक है, आर्टिकल 24 क्या कहता है, बैन ऑन द चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज, बैन किया गया है चाइल्ड लेबर, यानी कि बच्चों द्वारा कारखाने में काम करने पर रोक लगाई गई है। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, जो मतलब अगर बच्चा 14 साल से कम है तो आप उससे काम नहीं करवा सकते। ठीक है, ये मतलब हर बच्चे का राइट है कि वो 14 साल से पहले किसी भी फैक्ट्री में उससे मतलब जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, ये आर्टिकल 24 कहता है। ठीक है, ये अगर हम उससे काम करवाते हैं तो वो उसके मतलब हम उसका शोषण कर रहे हैं। और ये हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है 23 और 24। आगे है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिलता है 25 to 28 आर्टिकल्स में। तो 25 आर्टिकल्स क्या कहता है, 25 आर्टिकल हमें कहता है कि ऑल पर्सन आर इक्वली एंटायर टू फ्रीडम ऑफ कोसाइंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेसर प्रैक्टिस। ये मतलब ये जो है यानी कि कोई भी पर्सन है, किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म अपनाने, ठीक है, उसकी पूजा अर्चना करने, जो भी चीजें मतलब पूजा अर्चना करने तथा धर्म का मतलब अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, यानी कि उसको पूरा हक है कि वो अपने धर्म का प्रचार करे, ठीक है, अपने हिसाब से पूजा अर्चना करे, पर वो क्या होना चाहिए, एक मोरल व्यू में होना चाहिए। ठीक है, जो एक मोरल व्यू में और एक हेल्दी वे में होना चाहिए।
मोरल वे और हेल्दी वे में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो मतलब उसको पूरा अधिकार है कि वो मतलब कोई भी धर्म अपनाए, उसकी पूजा अर्चना करे, उसका प्रचार करे, लेकिन वो बस एक मोरल वे और हेल्दी वे में होना चाहिए। आर्टिकल 26 कहता है कि जो आपका धर्म है, कि जो भी चीजें किसी व्यक्ति के धर्म से जुड़ी हैं, उन सब चीजों को करने का पूरा हक है, पूरी आजादी है, बट इन हेल्दी वे, ठीक है। आर्टिकल 27 क्या कहता है कि जो पेमेंट ऑफ टैक्स है, ठीक है, गवर्नमेंट होती है वो जितनी भी हमारी धार्मिक स्थल होते हैं उनके टैक्स नहीं लगाती, या फिर बहुत कम लगाती है, ठीक है। जो पेमेंट ऑफ टैक्स है वो बहुत कम लगाती है या फिर लगाती ही नहीं है, ठीक है। ये कहता है आर्टिकल 7। आर्टिकल 28 क्या कहता है कि जो धर्म, जो रिलीजियंस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियंस वर्कशिप है, ठीक है, ये यानी कि आप किसी भी रिलीजियंस इंस्टीट्यूशन में आ जा सकते हैं। जैसे कि मैं एक हिंदू हूँ तो मैं चर्च में भी जा सकता हूँ, गुरुद्वारे में भी जा सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, ठीक है। उसको पूरी फ्रीडम है कि वो कहीं भी किसी भी रिलीजियंस इंस्टीट्यूट में जा सकता है, ठीक है। और मतलब इनको एक अधिकार मिला हुआ है कि वो अपनी मर्जी से मतलब अपनी ही लैंग्वेज में कुछ मतलब खोल सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूशन में खोल सकते हैं, ठीक है। उनको ये अधिकार मिला हुआ है। तो ये था हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 to 28। आगे है हमारा फंडामेंटल राइट, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 to 30, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 29 में क्या कहा गया कि प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, यानी कि माइनॉरिटीज हैं जो अल्पसंख्यक हैं उनके हक के बारे में बात करता है ये आर्टिकल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला कहा गया कि कोई भी ऐसा धर्म जो मतलब कोई भी ऐसा धर्म, कोई भी नागरिक जो माइनॉरिटीज हैं, उसे पूरा हक है कि वो अपनी लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट और अपने कल्चर, ठीक है, कि वो अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए, अपनी स्क्रिप्ट को बचाने के लिए, अपने कल्चर को बचाने के लिए मतलब उसको राइट है कि वो मतलब उसको बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। उसमें मतलब अपनी लैंग्वेज को नहीं, मतलब उसको हक है कि वो अपनी लैंग्वेज छोड़कर, अपनी लैंग्वेज उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है कि वो खुद की लैंग्वेज छोड़कर दूसरे की लैंग्वेज यूज करना चले, यूज करे, ठीक है। अपने कल्चर को भूल के दूसरों के कल्चर के और चले, ठीक है। उसकी मर्जी है, अगर वो उसको उसका कल्चर पसंद है तो वो अपनी लैंग्वेज बोलेगा, अपना ही कल्चर फॉलो करेगा, ये कहता है आर्टिकल 29, ठीक है। इसमें और क्या है कि नो सिटीजन्स शैल बी मतलब admission into any educational institute maintained by the state or receiving aid out of the state fund of the ground only on the religions, race, caste, language or any of them। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो भी स्टेट फंड द्वारा चलाया जाता है, जो ये स्टेट फंड द्वारा चलाया गया है, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट, वहां पर किसी भी इंडिविजुअल्स का रिलीजन्स के बेस पर, कास्ट के बेस पर, लैंग्वेज के बेस पर, किसी भी बेस पर कोई भी रोक टोक नहीं की जाएगी कि इस बेस पर हम उसे एडमिशन से मना कर दें, ठीक है। इन सारी चीजों मतलब कि उसकी लैंग्वेज, उसका धर्म, उसकी कास्ट क्या है, इन सब चीजों के बेस पर हम उसको एडमिशन से मना नहीं कर सकते। It provide the right of minorities to provide their own education in their own language, ठीक है। कि इसको minorities अपने धर्म के प्रचार के लिए अपने खुद की इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं और वो भी अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। ये था आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 क्या कहता है कि ऑल माइनॉरिटीज, कि जितने भी अल्पसंख्यक हैं वो मतलब बेस्ड ऑन रिलीजियंस और language shall have the right to establish or administer educational institution of their choice,
कि जितने भी अल्पसंख्यक है, कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय, उनको अपनी शैक्षिक संस्थाएं खोलने की पूरी आज़ादी है। वो अपना एडमिनिस्टर यानी कि प्रशासन का अधिकार भी है उन्हीं को, कि उसमें मतलब सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा इसके अंदर। उन्हें पूरी आज़ादी है कि वो अपना इंस्टीट्यूशन खोलें, अपनी लैंग्वेज में खोलें, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करें, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये बोलता है हमारा आर्टिकल 30। नेक्स्ट है आर्टिकल ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये आर्टिकल 32 की बात हो रही है यहाँ पे। ये क्या कहता है कि द राइट टू मूव the Supreme Court by appropriate proceeding for the enforcement of the rights conferred in Part 3rd। ये कहता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो आप तुरंत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। इस आर्टिकल को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशंस सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट, यानी कि इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने ये कहा था। ठीक है, ये था हमारा आर्टिकल 32। आगे है आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 क्या कहता है कि पार्लियामेंट चाहे तो आर्मी फोर्स, पार्लियामेंट फोर्स, मतलब अगर चाहे तो वो इनके फंडामेंटल राइट्स को कम कर सकता है। पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसियां इनके फंडामेंटल राइट्स को कम कर सकता है अगर पार्लियामेंट चाहे तो, क्योंकि इनके फंडामेंटल राइट्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है, आगे है आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 कहता है कि अगर कोई भी मार्शल मतलब कोई भी इमरजेंसी है, ठीक है, कि कोई भी इमरजेंसी है तो ये जो जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको खत्म हो जाएंगे ये अपने आप। लेकिन जो आर्टिकल 20 और 21 है ये नहीं होंगे। ठीक है, ये कहता है जैसे कि एकदम से महामारी आ जाए, एकदम से ऐसे कुछ इमरजेंसी आ जाए, तो जैसे कर्फ्यू लग जाता है तो सारे लोग घर में बैठ जाते हैं। ठीक है, लॉकडाउन लग गया था पीछे, तो ये जैसे एकदम से आ जाते हैं तो ये सारे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, आगे है आर्टिकल 35। ये क्या कहता है कि जो भी, यानी कि ये कहता है कि जो पावर टू मेक लॉ, कि जो कोई भी फंडामेंटल राइट्स है तो उसमें चेंज करना है या नहीं करना और कौन करेगा, तो वो कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट करेगी। ठीक है, नोट इन द स्टेट, ठीक है, नोट इन द स्टेट लेजिस्लेशंस, कि सिर्फ और सिर्फ संसद करेगी जो भी उसमें मतलब चेंज करने हैं, चेंज नहीं करने, जो भी कुछ करना है वो सिर्फ और सिर्फ संसद करेगी और कोई नहीं करेगा। ये कहता है आर्टिकल 35। ये आर्टिकल है 31 जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये पहले था हमारा फंडामेंटल राइट्स, लेकिन अब नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, ये पहले था लेकिन अब नहीं है राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन कई बार इसके बारे में पूछा जाता है। ये आर्टिकल अब 300A पार्ट 12 में आ गया है। ये 44th अमेंडमेंट हुआ था एक्ट 78 में, वो उसके बाद ये मतलब उसके बाद ये जो आर्टिकल है वो 6 ही हो गए हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और जो जैसे आज हमने डिस्कस करे हैं फंडामेंटल राइट्स, तो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी फंडामेंटल ड्यूटीज और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे पेपर में आते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, सो आई होप यू आपका ये क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।